Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Reward. My name is Subham Patel and today we are going to start second lecture of class 12 physics chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. So students, इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी किया था और उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन थे जिसको हमने इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था, जैसे कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इस तरह के डेरिवेशन को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके स्टडी किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर, जिसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग इसको लिखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। any surface which has same electric potential at every point on it। कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम होगी, इस तरह के सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरह के सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट सरफेस। उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो, इस तरह के सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। एनी सरफेस व्हिच हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point on its surface is called equipotential surface। कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट, उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो, उस तरह के सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एनी सरफेस विच हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक चार्ज है Q। हम लोग के पास एक चार्ज है Q। एक चार्ज है Q। अब इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके जब हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने फाइंड किया था, जो कि आया था V इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/R। ये वैल्यू आई थी इस चार्ज की वजह से। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी उसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/R। अब हम इस फार्मूले से क्या देख रहे हैं कि अगर ये r मीन्स कि इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर कांस्टेंट रहा तो ये जो पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट होगा। अगर ये r कांस्टेंट है तो ये पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। अगर r मीन्स कि इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो ये पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज किया तो ये पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर r मीन्स ये जो डिस्टेंस है डिक्रीज किया तो ये पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा। मीन्स कि अगर हम इस चार्ज की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ेगी, अगर इस चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग की घटेगी। तो सपोज कीजिए कि हम लोग इस चार्ज से r रेडियस पे एक स्फीयर ड्रॉ कर दिए, इस चार्ज से r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दिए। अब इसके स्फीयर के हर एक पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो या फिर ये पॉइंट हो या फिर ये पॉइंट हो, हर एक पॉइंट पे जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है और
जब सेम डिस्टेंस पे रहेंगे मीन्स कि आर कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह की सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, यस या नो बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्फेरिकल सरफेस हमने ड्रॉ किया है इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम है, कांस्टेंट है। तो ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के डिफिनेशन में भी पढ़ा था कि कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो या फिर कांस्टेंट हो, उस तरह के सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो हम लोग इस स्फेरिकल सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, यस या नो बोल सकते हैं। मीन्स कि अगर सिंगल चार्ज के लिए, किसी सिंगल चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा। किसी सिंगल चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल चार्ज। किसी सिंगल चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा सेंटर्ड एट चार्ज, जिसका सेंटर कहाँ होगा, चार्ज होगा, जिसका सेंटर क्या होगा, चार्ज होगा। जो किसी सिंगल चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा और उसका सेंटर क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज क्या होगा, उसका सेंटर होगा उस स्फेरिकल सरफेस का, और उस स्फेरिकल सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस चार्ज। तो अगर हम लोग इस आर, ये जो आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने पॉइंट लिया है, अगर इस पॉइंट को बढ़ा दें, अगर इस पॉइंट पे मीन्स की आर की वैल्यू को बढ़ा दें और फिर यहाँ से एक स्फीयर ड्रॉ करें, तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। बस इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जब हम लोग आर को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे आर को इंक्रीज किया, सपोज कि जिसको कैपिटल आर पे हम लोगों ने इस रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगी। बट इसके हर एक पॉइंट पे ये जो हम लोगों ने स्फीयर ड्रॉ किया है, इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो सेम होगी। तो हम लोग इसको भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। ये तो हो गया किसी सिंगल चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर हमें लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई वायर, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये कोई पॉजिटिवली चार्ज वायर है। अब अगर हम इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लें, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लें, तो इस चार्ज, ये जो पॉजिटिवली चार्ज ये जो वायर है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, कि आर डिस्टेंस पे है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वैल्यू के इक्वल होगी। मीन्स कि V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपन R। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपन R, ये इसकी वैल्यू होगी क्योंकि ये R डिस्टेंस पे है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपन R। अब अगर इस R रेडियस को मान के, इस R रेडियस को मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे भी R डिस्टेंस है, यहाँ से ये यहाँ पे अगर पॉइंट रखे, यहाँ पे पॉइंट रखे, फिर यहाँ पे अगर पॉइंट ले, यहाँ पे पॉइंट ले, तो इन सभी का जो डिस्टेंस होगा वो R होगा।
ये सभी इस चार्ज से ये जो लीनियर चार्ज हमने लीनियर चार्ज का वायर लिया है, इस वायर से r डिस्टेंस की दूरी पे सभी पॉइंट होंगे। मींस कि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर r कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा। अगर हम यहाँ पे इस चार्ज ये जो वायर लिया हम लोग, इस पे जो चार्ज है, इससे हम लोग अगर इसकी डिस्टेंस को मेजर करें तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, क्योंकि हम लोग r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया है। जब हम लोग r रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कल होगा, इसके इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस तरह के सरफेस को भी हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ऐसा तो नहीं होगा, इसके वजह से भी एक सर्कल होगा, इस चार्ज की वजह से भी एक सर्कल होगा, r रेडियस पे अगर पॉइंट ले, इसके वजह से भी सर्कल होगा, इसके वजह से भी r रेडियस पे अगर पॉइंट ले तो इसके वजह से भी सर्कल होगा। अब ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन गया। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस, ये लीनियर चार्ज जो वायर लिया है, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस हम लोग ने ड्रॉ किया है, ये हो जाएगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि ये जो लीनियर चार्ज का वायर हम लोग ने लिया है, इसके हर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सर्कल जो ड्रॉ करेंगे, इस पूरे ये सिलेंड्रिकल सरफेस हम लोग ड्रॉ किया है, इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये हो गया लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई लीनियर चार्ज वायर है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है ये? एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं किसी लीनियर चार्ज वायर का। तो इसको हमने देख लिया। अब ये तो हम लोगों ने बात कर लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस को, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग ने समझ लिया। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होगी उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी वो होगी नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी टेस्ट चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर हम मूव कराएं तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा या फिर कोई वर्क डन नहीं होगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं नो वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another point over an equipotential surface। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएं तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा या फिर कोई वर्क डन नहीं होगा। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है? कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। अब इस ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अगर हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम लोग इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करें तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है?
W इज इक्वल टू, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला देखा था। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या था? BV फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब हमें यहाँ से अगर वर्क डन निकालना चाहें तो यहाँ पे W इज इक्वल कितना होगा? Q नॉट इंटू VV माइनस VV। अब हम लोग यहाँ इस फॉर्मूले से इजली फाइंड कर सकते हैं कि इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा। तो Q नॉट ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू होगी। अब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मीन्स VB माइनस VA। तो हमें जानते हैं कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो सेम होती है। मीन्स कि ए पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगी और बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगी। वी का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा जितना वी का होगा। तो अगर हम इसको माइनस करें तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? 0। तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, या फिर वर्क डन जो है वो 0 होगा, वर्क डन 0 के इक्वल होगा। इसको हमने प्रूव भी कर दिया। कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, उस पर 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट है A एक पॉइंट है B। अब इस A पॉइंट से टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस B पॉइंट तक ले गए, सॉरी इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक ले गए, तो हमें वर्क डन करना पड़ा। उस वर्क डन को हम लोग फाइंड किया तो Q नॉट और VB माइनस VA फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो टोटल वर्क डन जो हम लोग का निकला वो हो गया W इज इक्वल 0। मीन्स कि टोटल वर्क डन 0 के इक्वल होगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया फर्स्ट प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी पे। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the equipotential सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हम लोग के पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 2 पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट B। अब इस A पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है Q नॉट। अब इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक हमको ले जाना है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr से। dr डिस्प्लेसमेंट से इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक ले जाना है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें जानते हैं किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम लोगों ने अभी इसकी पहली प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर हमें किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो वर्क डन आता है वो 0 के इक्वल आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अब वर्क डन का एक और फार्मूला होता है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वर्क डन का एक और फार्मूला होता है W इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पे फोर्स कितना लगा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें टेस्ट चार्ज Q नॉट है, इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पे फोर्स कितना लगा? उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल Q, F वेक्टर इज इक्वल Q वेक्टर इंटू वेक्टर।
अगर हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की वैल्यू को 1 कूलम मान लें, मीन्स कि 1 कूलम का इस चार्ज को हम लोग 1 कूलम दे दें, इसकी वैल्यू को हम लोग 1 कूलम मान लें, मीन्स कि क्यू नॉट इज इक्वल 1 कूलम, क्यू नॉट इज इक्वल अगर 1 कूलम है, क्यू नॉट जो है 1 कूलम के इक्वल है, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल ई, एफ वेक्टर इज इक्वल ई वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम लोग वेक्टर को ब्रेक करें तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डी आर कॉस थीटा, और एफ जो है ई के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल ई डी आर कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन 2। ये तो आप लोगों ने समझा ना कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिए हैं, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने 1 कूलम मान लिया है, और जब हम इसकी वैल्यू को 1 कूलम मान लेंगे तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो किसके ऊपर इक्वल होगा, एफ इज इक्वल क्यू नॉट ई। अगर हम क्यू नॉट की वैल्यू को 1 कूलम रख दें तो यहाँ पे एफ इज इक्वल ई आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एफ की जगह ई को पुट कर दिए, एफ की जगह क्या पुट कर दिए, ई को पुट कर दिए, यहाँ हो गया डब्ल्यू इज इक्वल ई डी आर कॉस थीटा। अब इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो मीन्स ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल 0, ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल 0 होना चाहिए। अब ई डी आर कॉस थीटा 0 कब होगा, जब इस कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, मीन्स की कॉस 90 डिग्री आ जाएगी। अगर हम लोग थीटा इज इक्वल 90 डिग्री पुट कर दें तो ये जो रिलेशन निकला है ये राइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर रख दें ई डी आर कॉस 90 डिग्री, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 के इक्वल। अगर ये कॉस 90 डिग्री 0 के इक्वल होगा तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल, मीन्स कि ये रिलेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल 90 डिग्री है, मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पे है, मीन्स कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी देख ली इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब हम चलते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो ये है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मीन्स ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, ई 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो इसके नीचे है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, ये जो इसको कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। मीन्स कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी,
इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए, जो कि इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये हो गया इसका थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर पे होंगे, मींस की फार अपार्ट होंगे। इसको हम लोग लिख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, एंड फार अपार्ट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा तो वो एक दूसरे के फार अपार्ट होंगे, मींस की बहुत दूरी पे होंगे। तो इसको हम समझते हैं, सपोज के लिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम लोग इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग इसके परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर दे रहे हैं। इसके परपेंडिकुलर यही होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। मीन्स कि यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो वीक है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो एक दूसरे के बहुत दूर पे होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो एक दूसरे के दूर होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस का चौथी प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गए वहाँ पे क्लोज होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होंगे वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूरी पे होंगे। ये हो गया इसकी चौथी प्रॉपर्टी, और ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी है। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद अगर हमसे किसी भी तरह की चार्ज के सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ चार्ज के लिए, कुछ सिस्टम चार्ज के सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो पहला हम लोग ड्रॉ करते हैं पहला जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन सेम होती है। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, मीन्स कि मैग्नीट्यूड सेम है, और इन दोनों इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो हम लोग इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करना है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो हमें जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इसमें जो हम लोग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर आए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देंगे। हम लोग हैं नॉर्मल, या फिर इस पॉइंट पे, या फिर इस पॉइंट पे, या फिर इस पॉइंट पे, या फिर इस पॉइंट, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके नॉर्मल होगा। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इसको अगर हम लोग 3D शेप में बनाए तो ये कुछ ऐसे होगा। ये हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इस तरह होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये है हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम लोग इसको डायरेक्शन बनता है तो ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। मीन्स कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और वाई और जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इस तरह का होगा। अब हम चलते हैं दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, मीन्स किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा उसको हम लोग को ड्रॉ करना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है जो इस बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस 2 से सेपरेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया -q, ये हो गया +q। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, बट हम लोगों ने यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस इसलिए लिया है समझाने के लिए। इसको हम लोग बहुत बड़ा लिया, ये है -q और ये है +q। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी सिंगल चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल होता है और उसका जो सेंटर होता है वो चार्ज होता है। तो इसके अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल बनेगा। लेकिन हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस नेगेटिव से मतलब इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इस चार्ज पे आके एंड हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। तो मीन्स कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन, इस पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, मीन्स कि इस डायरेक्शन में होगा, और इसका टुवर्ड्स द चार्ज होगा। अब हमने पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हमें अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है इस चार्ज का, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके परपेंडिकुलर। पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच का पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे। इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगे। ये अपोजिट चार्ज है तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो इस तरह का होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके परपेंडिकुलर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। तो ऐसा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ऐसे होते होते ये परपेंडिकुलर में चला जाएगा। और इस तरह का कुछ इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग चलते हैं एक डेरिवेशन पे, उसका नेम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग फाइंड करेंगे डेरिवेशन की हेल्प से। तो चलिए हम लोग उसको डेरिवेशन को करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक चार्ज है प्लस क्यू, एक प्लस क्यू चार्ज है। अब हम जानते हैं कि किसी भी सिंगल चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होता है जिसका सेंटर चार्ज से होता है। तो अगर हम इस चार्ज को सेंटर मानते हुए इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, तो इस चार्ज से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर हम इससे इसी रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस बनाए, तो अगर ये आर रेडियस का है तो इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी
उसकी वैल्यू सेम आएगी इस स्फेरिकल सरफेस पे, और ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लें, अब इस पॉइंट से हम लोग कोई स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करें, स्फीयर ड्रॉ करें, इस आर को बढ़ा दिए और कैपिटल आर ले लिए और इससे हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करिए, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अब इस चार्ज की वजह से इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू सेम होगी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू सेम होगी। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और इसको मान लेते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ए है और एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बी है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ए, और इसको मान लेते हैं बी। और इन दोनों सरफेस का जो बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, जिसको हम लोग लिख लेते हैं डी आर। इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डी आर। अब इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से वो होगा भी, और हम जानते हैं ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता था वो क्या होता था, V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। अब हम जानते थे कि अगर R कांस्टेंट है तो V कांस्टेंट होगा, अगर R इंक्रीज करेगा तो V डिक्रीज करेगा, अगर R डिक्रीज करेगा तो V इंक्रीज करेगा। मतलब कि R अगर डिक्रीज किया तो V क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे हम लोगों ने R डिस्टेंस को लेस किया, मतलब डिक्रीज किया, और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया V प्लस डी भी। अब हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था जो कि था VB माइनस VA, मीन्स की फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब हम यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं। इस टेस्ट चार्ज, सपोज कीजिए कि इस ए पॉइंट में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, अगर इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गए तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। W इज इक्वल क्यू नॉट इंटू VB फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल VA। तो यहाँ पे क्यू नॉट हो गया और यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V प्लस डी, और इनिशियल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा क्यू नॉट इंटू डी पी। ये हम लोग ने फाइंड कर लिया वर्क डन। अब वर्क डन का एक और फार्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। एक और फार्मूला, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फोर्स का वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर। तो अगर हम इस वेक्टर को ब्रेक करें, डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करें, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करें तो हमारे पास आएगा F इंटू डी आर कॉस थीटा, ये आएगा। अब ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा F, इसको हम इधर लिख देते हैं, उधर शायद दिखाई ना दे ब्लू कलर में, F वेक्टर इज इक्वल Q इंटू ई वेक्टर, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, ये हो जाएगा। अगर हम इस क्यू नॉट की वैल्यू को 1 रख दें, मीन्स की 1 कूलम रख दें, तो इसकी वैल्यू आएगी F इज इक्वल ई, F वेक्टर इज इक्वल ई वेक्टर। तो हम लोग F की जगह E रख सकते हैं क्योंकि F इज इक्वल ई आ गया। इस क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट हम लोग टेस्ट चार्ज लिया है, इसकी वैल्यू हम लोग ले लिए 1 कूलम, और तो हमारे पास आ गया जो फोर्स वेक्टर इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं W इज इक्वल F इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, E डॉट डी आर, E डॉट डी आर कॉस थीटा, E डॉट डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन 2। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकेंड इक्वेशन को दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इस फर्स्ट इक्वेशन को, इस सेकेंड इक्वेशन को दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, पहला जो ये एक मिनट ये जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इस साइड में कर रहे हैं और फोर्स इस साइड में, तो ये नेगेटिव होगा, ये जो फोर्स लगेगा ये नेगेटिव होगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई आएगा।
ये कितना होगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई, माइनस क्यू नॉट इंटू ई। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। कितना आ गया माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। अब ये जो हम लोग का निकला ये, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू नॉट डी वी इज इक्वल माइनस क्यू नॉट ई डी आर। अब इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा ई इज इक्वल डी वी अपन डी आर माइनस, ये हम लोग के रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिधर डिक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में होगा। मीन्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जहाँ पे जिस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये नेगेटिव सिंबल यही शो करता है। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर दिया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन फाइंड कर लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।